प्रोग्राम टाइमलाइन से गड असद मुमताज़री। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना की बी लहर तेज़ी से फैलजी रही है। हर रोज़ जो कोरोना जा केसिस आहिनि गुज़रियल ॾींहं खां वधी रहिया आहिनि। पर अॼु सिंध हुकूमत की स्टीयरिंग कमेटी उन फ़ैसिलो किया है तो सिंध में तालीमी सरगर्मियों बहाल रहंदियूं, न स्कूल बंद थींदा, न वरी सारे जो मोकलूं थींदियूं, न ही वरी सिलेबस घटि थींदो, न ही वरी कंहिं भी शागिर्द के बग़ैर इम्तिहान जे प्रोमोट किया वेंदो। एक तरफ़ कोरोना है, ॿिए तरफ़ शागिर्दनि की तालीम वारो मसलो है। अॼोके प्रोग्राम इन ते ॻाल्हाईंदासूं त छा अहिड़ी सूरत हाल में तालीमी सरगर्मियों जारी रहण घुरिजनि या उनखे मुअतल किया वञे या वरी को ॿियो अहिड़ो को फ़ैसिलो किया वञे जंहिंसां तालीमी सरगर्मी भी बहाल रहनि ऐं ॿार जेके मुस्तक़बिल जा मेमार आहिनि उहे इन कोरोना जहिड़ी वबा खां बची सघनि। इन मौज़ूअ ते अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासूं। इन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन किया है प्रोफेसर इनाम भट्टी, पाण तालीमी माहिर आहिनि। उन सां गॾोगॾु डॉक्टर फैसल महमूद, पाण इन्फेक्शियस डिज़ीज़ जा माहिर आहिनि, आगा खान यूनिवर्सिटी आगा खान में हेड आहिनि डिपार्टमेंट जा, ऐं वॾे वज़ीर जेका CM जेका कोरोना के खिलाफ़ टीम है उन जा अहम रुकन आहिनि। उन सां गॾोगॾु राबिया असफर है, पाण MP आहिनि ऐं स्टैंडिंग कमेटी जी मेंबर आहिनि। ऐं अॼोके इजलास में जो इजलास थियो उन में भी उन्हनि जी शिरकत हुई। ऐं तारिक शाह साहब पाण प्राइवेट स्कूल जेके उहे चेयरमैन आहिनि। इनाम भट्टी साहब, अवां खां प्रोग्राम की शुरुआत कयूं था पिया, कीअं था ॾिसो अॼोके फ़ैसिले खे? आउं सम्झां थो फ़ैसिलो माक़ूल कोन थो लॻे, छाकाणि त जंहिं तरह सां जेके अंग अखर अचनि पिया, जेतिरो तेज़ी सां कोरोना फैलिजे पई ऐं जेके ख़दशात आहिनि त जेको जीअं लास्ट ईयर वुहान में ऐं यूरोप में अमेरिका में नवंबर ऐं दिसंबर में जेका सूरत हाल पैदा थी हुई ऐं उहा हींअर उते वरी साॻियो ई अमेरिका जा जेके अंग अखर अचनि पिया उते तेज़ी सां जेको फैलिजे पई, त ख़दशात इहे आहिनि त हिते बि असां वटि जंहिं तेज़ी सां उहा फैलिजे पई त उनजे लाइ डिसीशन्स कुझु सख़्तु करणा पवंदा। छाकाणि तालीमी इदारनि जो जेको असीं ॾिसूं पिया था त हींअर जीअं जीअं स्कूलनि में उनजी अटेंडेंस वधे थी त ख़ुदि उस्तादनि में शागिर्दनि में केसिस वधणु शुरू थिया आहिनि। हाणे हिकिड़े पासे ते इहा बिल्कुलु दुरुस्त ॻाल्हि आहे त तालीमी जेको अकेडमिक ईयर आहे उहो डिस्टर्ब थिए पियो या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिस्टर्ब थिए पई, पर गॾोगॾु इहा शइ असांखे ॾिसणु घुरिजे त अहम कहिड़ी शइ आहे, जानियूं वधीक अहम आहिनि ऐं क़ीमती आहिनि या असांजो अकेडमिक कैरियर या अकेडमिक ईयर जो कैलेंडर जो जेको हुनजी क्वालिटी आहे उहा वधीक अहम आहे। ऐं सम्झां थो माज़ी में जेकॾहिं फर्स्ट वर्ल्ड वार ऐं सेकेंड वर्ल्ड वार खे नज़र में रखूं या उन खां अॻु में के अहिड़ा वॾा ॿिया के पेंडेमिक जेको आहे सो थिया हुजनि, वबाई बीमारियूं फैलियूं हुजनि, त उन जे दौरान बि असां हिन वक़्त ताईं जेकॾहिं कंहिं शइ जो रोइणो रोईंदा आहियूं त उहो वधीक मईशत जो ऐं जानियुनि जो रोईंदा आहियूं त ज़िंदगियूं केतिरियूं तबाह थियूं या वयूं। त हींअर बि तालीमी माहौल जेको आहे उन में जेकॾहिं असांखे इन शरह में तेज़ी सां वाध नज़र अचे थी त स्कूलनि में, यूनिवर्सिटियुनि में, कॉलेजिस में, त उन जे लाइ असांखे कंहिं क़िस्म जो अहिड़ो फ़ैसिलो करणो पवंदो त जीअं उनखे फैलाव खां रोके सघिजे। छाकाणि हिकिड़ी शइ इहा वाज़े आहे त तालीमी इदारनि जे अंदरि तव्हां केतिरी बि सख़्ती कयो त ॿार उते अचनि, उते त खणी मास्क पाए अचनि, स्कूल में बि उन्हनि ते अमल थिए, पर उहो साॻियो ई ॿार जेॾीमहिल ॿाहिरि वञे थो, घर ॾे वञे थो या रस्ते में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमालु करे थो, उते उनजी कहिड़ी गारंटी आहे त उहो उनखे तहफ़ुज़ मिली सघंदो, उहा वबा न फैलिजंदी या बीमारी न फैलिजंदी। ॿियो जेको आहे ख़तरो इहो आहे त मिसाल तौरु ऐं सिर्फ़ु सादो हिकिड़ो मिसाल थो ॾियां, मुंहिंजे ई हिते यूनिवर्सिटी जो हिकिड़ो प्रोफेसर आहे जंहिंखे 11 सालनि खां पोइ हिकिड़ो पुटु पैदा थियो, उनजी उमिरि हींअर 14-15 साल हूंदी, उन्हनि खे हिकिड़ो ई औलाद आहे सिर्फ़ु पीउ माउ खे। हाणे उहे हिन में परेशान आहिनि त उन ॿार खे असां स्कूल मोकिलियूं या न मोकिलियूं, छाकाणि त जेका ख़तरनाक सूरत हाल जे करे उन्हनि खे इहो डपु आहे त जेकॾहिं ॿार खे उते उहो थी पई बीमारी त उनखां पोइ छा थींदो त हुननि जे लाइ केॾो वॾो पेंडेमिक हूंदो, माना उहो हिकिड़ी फैमिली जे लाइ जेका हिकिड़ो वॾो पेंडेमिक जेका आहे उनजी वर्ल्ड सॼी दुनिया उन्हनि जी काइनात उहा आहे। त अहिड़े क़िस्म जा सॼे सिंध जे अंदरि ॿिया बि फैमिलियूं हूंदियूं जिन सां इहे मसइला हूंदा, त फ़ैसिलो ईअं मजमूई तौर ते करे छॾणु मुंहिंजे ख़्याल में माक़ूल कोन्हे। स्टेटिस्टिक्स ॿुधाइनि त तालीमी इदारनि जे अंदरि रेशो हींअर छा आहे, पूरे मुल्क जे अंदरि रेशो छा आहे, तालीमी इदारनि में कंट्रोल सिस्टम केतिरो आहे, या उन में डेली जेका आहे रेंडम या क्लस्टर बेस ते टेस्टिंग मेथड जेको आहे उहो कहिड़ो इस्तेमालु थिए थो, जो टेस्ट थींदियूं हुजनि जंहिंजे बेसिस ते असां चई सघूं त न तालीमी इदारा वल्नरेबल कोन्हनि ऐं उन्हनि में पूरी तरह सां उनखे खोले करे हलाइजे। डॉक्टर फैसल साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि एक तरफ तो कोरोना फैल रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो सेकेंड वेव है वो फर्स्ट वेव से भी ज़्यादा खतरनाक है, उसकी तेज़ी से फैल रहा है, और दूसरी तरफ ये जो तालीमी सरगर्मियाँ बहाल रखने का फैसला किया गया है, कैसे देख रहे हैं? तो देखिए, इसमें दो चीज़ें, एक तो ये कि हमको ये तो मालूम है कि ऑब्वियसली जितने लोग साथ मिल के बैठेंगे इतने इन्फेक्शन फैलने का चांस है। अलबत्ता स्कूल थोड़ा सा एक यूनिक अलग सी सिचुएशन है दूसरे जो मजमों के
के बरक्स। तो अगर आप देखें कि जैसे शादियां हो गई, जलसे हो गए, उसके अंदर तो ऑब्वियसली बिल्कुल लोग करीब करीब रहते हैं, वहाँ पे कोई SOPs फॉलो होने का मतलब चांस ही नहीं है कोई। स्कूल्स में एटलीस्ट ये ज़रूर है कि आप ऑडिट कर सकते हैं, आप जाके देख सकते हैं, आप स्कूल को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। जहाँ तक टेस्टिंग का बात है की बात है, और अभी यही बात हुई कि टेस्टिंग की हम कैसे करें, क्या शरह है। तो टेस्टिंग जो है वो अबाउट 20% जो स्कूल है उसकी होती है अबाउट हर 14 दिन पे। ऑब्वियसली बेहतर ये है कि आप उससे ज़्यादा भी करें, 14 दिन से जल्दी करें ताकि आप जल्दी से केस पकड़ें, मगर जो नॉर्मल शरह जो मिली है स्कूलों के अंदर अभी तक वो तकरीबन 1% मिली है। कुछ जगहों पे उससे कम, कुछ जगहों पे उससे ज़्यादा। और जहाँ तक क्या स्कूल ये बीमारी फैलाएंगे कि नहीं फैलाएंगे, तो आई थिंक वही बात है कि हमको ये देखते हैं कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। एंड आई थिंक अभी हमको एटलीस्ट ये तो मालूम है इस बीमारी के बारे में कि अगर कोई बंद जगह है, वहाँ पे वेंटिलेशन खराब है, लोग करीब करीब बैठे हुए हैं, तो वहाँ तो डेफिनेटली जल्दी फैलेगी। और अगर स्कूलों में जो SOPs हैं, अगर उस पर थोड़ा सा भी ज़रा हम फॉलो करें तो फैलने के चांसेस निस्बतन कम होते हैं। अच्छा, इसके तो साथ साथ टेस्ट को और जल्दी करने के लिए, ताकि हम 14 दिन पे ना टेस्ट करें, कुछ नए टेस्ट भी अभी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, नए किस्म के टेस्ट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ताकि टेस्टें हम लोग हर हफ्ते में भी कर सकें और उसके नतायज उधर ही हर 10-15 मिनट में उसका हम लोग। ठीक है। राबिया अजमल साहब, आप आज इस स्टैंडिंग कमेटी में आप उसकी मेंबर भी हैं और आप उसमें आज के इजलास में भी शामिल थी, तो किस तरह का वहाँ पे माहौल रहा? आखिर कौन लोग थे जो कह रहे थे कि स्कूल की सरगर्मियाँ जारी उसारी रहें और कौन लोग इसकी मुखालफत कर रहे थे? लेकिन बिफोर मैं आपके सवाल का जवाब दूं, बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि जी जिसने कहा फेवर में तो वो गलत कह रहा है, या जिसने कहा कि जी बंद कर दें तो वो गलत कह रहा है। तो ये कोई रेस नहीं है। मैं इसको डॉक्टर साहब के पर्सपेक्टिव से, जहां उन्होंने बात छोड़ी है, वहां से स्टार्ट करूंगी कि बेसिकली देखें, अगर कोई इस वक्त कोई जगह है जहाँ पे स्ट्रिक्टली कंप्लायंस को, मास्क या SOPs की कंप्लायंस को फॉलो किया जा सकता है या मॉनिटर किया जा सकता है, तो वो तालीमी इदारे हैं। उसके अलावा अगर हम जितनी भी जगहों को देखें, चाहे वो शादी हॉल्स हों या आपके बाहर खाने पीने की जगह हों या फिर मॉल्स हों, तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी और सारी हैं। और उसमें हमें सिग्निफिकेंट कुछ जगहों पे ऐसा भी है कि नॉन कंप्लायंस नज़र आती है SOPs की। सो मेरा अगर आप पर्सपेक्टिव पूछें, क्योंकि जो मीटिंग के अंदर डिस्कशन हुआ वो बेसिकली एक कंसेंसस है, क्योंकि NCOC या आप कह लें फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग कन्वीन करेंगे ऑन मंडे। तमाम प्रोविंसेस से उन्होंने फीडबैक मांगा है, सिचुएशन फैक्ट्स एंड फिगर्स मांगे, जिसके बेसिस के ऊपर एक कंसेंसस डेवलप करके एक नेशनल पॉलिसी डिवाइस की जाएगी, जिसमें सूबों की क्लाइमेट कंडीशंस को भी और प्लस इन्फेक्शन रेट को और दूसरे फैक्टर्स को सामने रखते हुए फैसला किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि अक्रॉस द बोर्ड, मतलब ठीक है कि एक प्लेटफॉर्म पे सारे सूबे अपना अपना फीडबैक दे के और उसके फैक्टर्स को सामने रखते हुए फैसला करेंगे, बट कोई एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज हर जगह की ज्योग्राफिकल सिचुएशन डिफरेंट है। दूसरी बात ये कि मैं समझती हूँ कि अगर NCOC या फेडरल गवर्नमेंट कोई भी फैसला करती है SOPs के हवाले से या गाइडलाइन के हवाले से, और जो भी लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, तो जो पॉलिसीज हम किसी भी मैटर के लिए, यानी कि शादी या ईट आउट की जो जगह हैं बाहर खाने पीने की जो रखी, उसी को मद्देनजर रखते हुए हम स्कूल की पॉलिसीज को भी डिवाइस करें। ये नहीं हो सकता कि आप कह दें कि जी आप जो हैं वो शादी के ओकेजन्स को अटेंड करते रहेंगे, बच्चे तो घूमते फिरते रहेंगे, आप उनकी अगर प्रोटेक्शन या सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो फिर आपको जरूरी है कि आप इंश्योर करें कि वो फिर किसी भी और जगह पे उनका एक्सपोजर ना हो। लेकिन अगर आपने बाकी सारी चीजों को, एक्टिविटी को जारी सारी रखना है और सिर्फ खाली तालीम को ही आपने क्लोज डाउन कर देना है, तो वो मैं उससे एग्री नहीं करती हूँ। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। और सबसे अहम चीज ये कि हमने हमारा पूरा एकेडमिक साल जो है उसके अंदर कोई 70 दिन है इस साल में, ठीक है, सिर्फ 70 डेज रह गए, कीपिंग इन माइंड कि हर बच्चा या हर क्लास ऑल्टरनेट डेज पे आएगी। तो इसको फर्दर रिडक्शन करने से पहले हमें तमाम कॉन्सिक्वेंसेस को टेबल पे रख के
सोच के फिर इस पे फैसला करना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर फैसल महबूब साहब, ये जो रावी आसफर साहब ने फरमाया कि सिर्फ तालीमी इदारे बंद करने से नहीं होगा, बाकी जो शोबे हैं उनको भी SOPs पे जो है वो सख्ती से अमल करना होगा, तभी ये मामला बनेगा। हम देख रहे हैं कि शादी हाल खुले हुए हैं, बाज़ारें खुली हुई हैं, दीगर जो पब्लिक मकामात हैं वो खुले हुए हैं। तो क्या समझते हैं आपके इस तमाम तर को एक जो है, जैसे वो कह रही हैं कि यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए या सिर्फ तालीमी इदारे बंद करने से मामला हल हो जाएगा? मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ जो बात की गई है कि ये जो तालीमी इदारे हैं ये स्टैंड अलोन नहीं है, ये अकेले नहीं है, ये आपको पूरी चीज़ों को देखते हुए ही आपको डिसाइड करना है। एंड वही बात है कि आप देखें आपका सबसे ज़्यादा रिस्क कहाँ है, बीमारी कहाँ फैल रही है ज़्यादा, पहले आप उस पर जोर दें, उसके बाद फिर आप फर्दर उसको एक्सपैंड करते हैं जैसे से आपके रेट्स बढ़ते हैं। एंड बिल्कुल वही बात है कि स्कूल्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप एटलीस्ट थोड़े से SOPs तक फॉलो कर सकते हैं, जो बकी जगह जहाँ बीमारी फैल रही है और उन लोगों में फैल रही है जो कि ज़्यादा बीमार भी हों। तो हमको पता है कि जो आपके बूढ़े हैं, जो आपके एज जिनकी ज़्यादा, उनमें वही लोग एक्चुअली हमारे हॉस्पिटल सिस्टम को चोक करते हैं, वही लोग ज़्यादा बीमार होते हैं। और उधर ही हमको ऑब्वियसली पहले जोर देने की जरूरत है। इसका ये मतलब नहीं कि आप तालीमी इदारों को छोड़ दें, SOPs वहाँ पे भी फॉलो हो रहे हैं, मगर अगर पूरा कंप्लीट लॉकडाउन करेंगे तो ऑब्वियसली तालीमी इदारे उसमें शामिल हैं। मगर जब आप एक एक करके करते हैं तो पहला आपका काम है कि आप सबसे हाई रिस्क जगहों को पहले आप उनकी स्प्रेड को रोकें और फिर आप आगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहस अब ये भी छिड़ गई है कि क्योंकि सेकेंड वेव जो है वो फर्स्ट वेव से ज़्यादा खतरनाक है, तो हुकूमत को फौरी तौर पे पूरे मुल्क में लॉकडाउन का इनेकाद करना चाहिए। क्या आप समझते हैं इस सूरत हाल में लॉकडाउन फ़ायदेमंद होगा? देखिए, लॉकडाउन जो है वो आपको सिर्फ कुछ वक्त के लिए बचाता है। एंड लॉकडाउन का मेन जो पर्पस होता है वो ये कि आप अपनी तैयारियां कंप्लीट कर लें, क्योंकि आप लॉकडाउन ताहयात तो कर नहीं सकते। इवेंचुअली आपको खोलना पड़ेगा, इवेंचुअली ये बीमारी पूरे आपके माशरे में फैलेगी। लॉकडाउन उसको सिर्फ स्लो डाउन करती है, उसको सिर्फ आहिस्ता करती है उसके फैलाव को। तो आई डोंट थिंक लॉकडाउन इसका हतमी सोल्यूशन है। लॉकडाउन इसका हतमी जो सोल्यूशन वो ये हमारे अंदर ही है कि हम SOPs फॉलो करें, हम एहतियात करें ताकि बीमारी कम फैले। तो ये जो स्मार्ट लॉकडाउन और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन है, आप समझते हैं ये पॉलिसी बेहतर है? जी बिल्कुल, मतलब ये एटलीस्ट कुछ ना करने से तो बेहतर है। अच्छा ठीक है। अच्छा इनाम भट्टी साहब, अॼु स्टैंडिंग कमेटी में भी फ़ैसिलो कयो वियो आहे त जेको सिलेबस आहे उहो पूरो कयो वेंदो, उनखे न घटि कयो वेंदो, न वरी उन में को शॉर्ट कयो वेंदो। अवां सम्झो पिया त हिकु त अल्टरनेट डेज़ ते ॿार अचनि था पिया, अहिड़ी सूरत हाल में सिलेबस मुकमल थी सघंदो इन साल जो? ॾिसो, सिलेबस लाज़िम न हूंदो आहे त 100% सिलेबस जेको आहे सो पूरो कयो। जॾहिं अहिड़ी सूरत हाल हूंदी आहे जंहिंमें तव्हांखे का हिकिड़ी सम्झो त स्पेशल कंडीशन आहे त उन में कोर्सिस खे क्रैश कोर्स करे बि हलाए सघिजे थो। हींअर एक्सपर्टीज़ जेके आहिनि, एकेडमिशियंस जेके आहिनि, एक्सपर्ट्स जेके आहिनि, उन्हनि खे विहारे करे उन्हनि सां इहो डिस्कस करणु खपे त जेको सिलेबस हूअं असां सॼो साल पढ़ायूं था, उन सिलेबस खे शॉर्ट करे उन टाइम में कीअं पढ़ाइजे। ऐं ॿियो जेको आहे त असां जेको ॿारनि खे जेॾीमहिल चऊं था त उहे घर में बि वेही करे पढ़ी सघनि था, त उनखे असाइनमेंट वर्क जेको आहे या होमवर्क जेको आहे उहो ऐं ऑनलाइन जेको हुनजो पोर्टल्स ते जेकॾहिं वञी करे उन्हनि शयुनि खे मुस्तक़िल तौर ते रखी करे ॿारनि जे लाइ जेकॾहिं रखंदा त उहा शइ पाण ई पाण जेको आहे सो ॿारनि खे नॉलेज ट्रांसफर थींदी। बुनियादी जेको तालीम जो पर्पज़ हूंदो आहे उहो आहे नॉलेज ट्रांसफर करणु। स्किल ट्रांसफर्स जेके आहिनि उहे न थींदा आहिनि, उहे सिर्फ़ु आम्हूं साम्हूं प्रैक्टिकली करण सां थींदा आहिनि। नॉलेज ट्रांसफर जेका आहे उहा ऑनलाइन बि थी सघे थी, पोर्टल्स तां बि थी सघे थी, ऐं अॼु जे दौर में ॿिया केतिरा ई मीडियम्स जेके उन्हनि खे अवेलेबल आहिनि उन्हनि ते ॿारनि खां उहे कराए सघजनि था। हाणे सिर्फ़ु इहो आहे त टीचर भले हिकिड़े अल्टरनेट डे जे बजाए हफ़्ते में सिर्फ़ु 2 ॾींहं ई खणी ॿारनि खे घुराइनि, बाक़ी ॾींहंनि जो कमु हुननि खे जेकॾहिं पोर्टल्स ते अवेलेबल करे ॾींदा ऐं उन्हनि जूं उहे शयूं चेक कंदा तॾहिं बि उन सां थी सघे थो। हेठी लोअर लेवल ते जेको आहे सो इहो शइ थी सघे थी। मथे यूनिवर्सिटीज़ में ख़ासि करे जेके टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ आहिनि इंजीनियरिंग वग़ैरह जे लाइ, उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो इहो प्रॉब्लम आहे त हिकिड़ो प्रैक्टिकल जेको लैब वर्क आहे उहो सवाइ प्रैक्टिकली उन लैब जे अंदरि करण जे उनखे नथो सम्झाए सघिजे। त इन करे उहो जेतिरे ताईं वर्चुअल जेको आहे सो उहो एतिरी का एडवांसमेंट असां वटि कोन्हे, ॿाहिरि त थी सघे थी, पर तॾहिं बि आउं सम्झां थो त उन्हनि शयुनि खे बि असां होल्ड ऑन करे वरी जेॾीमहिल वापसि जेको आहे सो नॉर्मल सिचुएशन थी वञे त उन में डबल टाइमिंग्स में उहे उनजा प्रैक्टिकल्स जेके आहिनि रहिजी वियल बि ॿीहर कराए सघजनि था। बुनियादी जेको मसइलो आहे उहो इहो आहे त तालीमी इदारनि जे अंदरि त SOPs ते मुकमिल अमल कराए सघिजे थो, पर उहो ॿार जेॾीमहिल तालीमी इदारे खां ॿाहिरि निकिरे थो उते SOPs ते अमल नथो थिए। उहा का ख़बर कोन्हे त उहो ॿार किथां ॿाहिरि डिज़ीज़ उहा खणी ईंदो, इन्फेक्शस थी वेंदो,
पोइ वरी हिते अंदरि कंहिं तालीमी इदारे में अची करे ॿिए कंहिं करे सघे थो या न। ॿियो जेको आहे क्लासरूम खां जेॾी महिल ॿार निकिरनि था, जो ज़ाती तौर ते हिते जेको आहे सो ॾिसण थियो आहे त ॿार असांजो जेॾी महिल क्लासरूम खां ॿाहिरि निकिरे थो, कैंटीन ते या हॉस्टल खां ॿाहिरि जेको आहे सो लॉन में उते जिते बि हू गॾु आहिनि उते SOPs ते अमल नथो थिए ऐं उनखे SOPs ते उते अमल करणु तमामु ॾुखियो आहे। क्लासरूम में असां सख़्ती कयूं था, बाक़ाइदे डिपार्टमेंट में को बि ॿार सैनिटाइज़ेशन खां ऐं मास्क खां सवाइ अंदरि जेको आहे दाख़िली कोन थो थी सघे ऐं डिस्टेंस उनजो जेको आहे उहो 6 फुटनि ताईं हिकु ॿार जो रखियो थो वञे। त इहे सभु शयूं हिकिड़े उन सर्टेन लिमिट्स में बाउंड्रीज़ में त मुमकिन आहिनि, पर जेॾी महिल ॿार उतां असांजे हथनि मां निकिरी ॿाहिरि वञे थो उते असांजे वस में करणु इहा शइ जेका आहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जेको कॉन्शियस लेवल आहे, जेका सेल्फ जेका रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करणु आहे उन ॿार जी, उहा जेतिरे ताईं एॾी हाई थी वञे जो उहो पाण खे बस जे अंदरि बि वेहे या वैन जे अंदरि वेहे त 6 फुट परे बि वेहे ऐं मास्क जेको आहे बिल्कुलु न लाहे, सैनिटाइज़र उन सां खीसे में पियो हुजे, हर वक़्तु उनखे इस्तेमालु करे। हाणे इहा एतिरी लेवल जॾहिं थी वञे त तॾहिं असां सम्झी सघूं था त इहा शइ थी। पर इहा वरी बि सैनिटाइज़र ऐं मास्क जेके आहिनि प्राइवेट स्कूल जा ॿार था अफोर्ड करे पिया सघनि, जेके गवर्नमेंट स्कूलनि जा ॿार आहिनि उहे किथां इहे सभु शयूं अफोर्ड करे सघंदा ऐं SOPs खे फॉलो करे सघंदा। ऐं जेका अव्हां ॻाल्हि पिया कयो आहे त जेको पोर्टर वारो सिस्टम आहे मां ॿुधायो पियो, इहो बि शहरनि ताईं त थी थो सघे इनाम भट्टी साहब, पर ॻोठनि लाइ त अञा मुश्किल आहे। अच्छा राबिया असगर साहिबा, आप कैसी देख रही हैं जो इनाम भट्टी साहब ने सवाल उठाए कि ठीक है हम स्कूलों के अंदर तो किस हद तक SOPs को फॉलो करा सकते हैं, सख्ती भी कर सकते हैं और वो हो भी रहा है, लेकिन वो बच्चा जब बाहर जाता है, स्कूल से बाहर निकलता है और घर पहुँचते पहुँचते फिर उस पर किस तरह से हम SOPs फॉलो करेंगे? और दूसरी बात, आपने आज क्या तजावीज़ दी हैं जब आप स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में थी इस हवाले से? सो भट्टी साहब ने जो 2-3 बातें की हैं मैं उसको टच अपॉन करती हूँ। पहली बात ये कि देखें, प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। हमारे पास सिर्फ 30% बच्चे ऐसे हैं सिंध के अंदर जो कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं, बाकी 70% बच्चा ऐसा है जो कि पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के अंदर है। सर्टनली जो कोर्स की जो उन्होंने बात की, तो पिछली स्टीयरिंग कमेटीज़ के अंदर इस एकेडमिक ईयर को स्टार्ट होने से पहले ही सिलेबस को कंडेंस कर दिया गया है, डिफरेंट एजुकेशनिस्ट को इन्वॉल्व करके, और तालीमी जो दिन हैं जिसको जैसे मैंने बताया कि 70 दिन रह गए, तो उसके हिसाब से सब्जेक्ट्स को बेसिकली जो है वो कोर्स आउटलाइन को डिज़ाइन किया गया कि 70 डेज़ के अंदर उसको कंप्लीट किया जा सके। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम जो आगे जाने के फैसला करते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए या स्कूल्स बंद कर देने चाहिए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बात करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि अभी सिंध के अंदर कोई 72 स्कूल्स आज की तारीख में 200 प्लस स्कूल्स के ऊपर बेसिकली आप कह लें SOPs की नॉन कंप्लायंस की बेसिस के ऊपर उनको बंद किया गया, और फिर हफ्ता 2 हफ्ते के बाद जो उनका पीरियड होता है उसके बाद वो रीओपन हो गए। आज की डेट में अभी तक 72 स्कूल्स ऐसे हैं जो कि बंद किए गए हैं SOPs की नॉन कंप्लायंस की वजह से। आज की स्टीयरिंग कमेटी के अंदर ये अहम पॉइंट रेज किया गया कि जहां हम प्राइवेट स्कूल्स को की कंप्लायंस को स्ट्रिंजेंटली मॉनिटर करें, वहां पे पब्लिक एजुकेशन सिस्टम या पब्लिक स्कूल्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स को भी स्ट्रिक्टली कंप्लायंस के लिए मॉनिटर करने की जरूरत है, जो कि हो रहा है। लेकिन हमने अभी तक कोई सस्पेंशन नोटिस नहीं देखा या क्लोज डाउन नोटिस नहीं देखा कि उन्होंने SOPs फॉलो नहीं किए इसलिए उनको बंद किया गया हफ्ता 10 दिन के लिए। तो इसलिए ज़रूरी इस बात ये है कि आगे अगर स्कूल खुला रखने का फैसला अगर किया जाता है तो इन दैट केस हमें अपनी SOPs की कंप्लायंस को, मॉनिटरिंग को और सख्त करना पड़ेगा, और जो हेडमास्टर है पब्लिक एजुकेशन सिस्टम का या उस यूनिट का स्कूल कैंपस का, वो जिम्मेदार होगा, उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा अगर वो उसके बाउंड्री वॉल के अंदर नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट की जाती है। और इंस्पेक्शन को यानी विजिट को जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन की टीम्स हैं उनके विजिट्स को बेसिकली इंक्रीज करने की जरूरत है। तो देखिए मैं ये समझती हूँ और आज मैंने भी यही बात पॉइंट आउट की है कि बेसिकली आपको दोनों सिस्टम्स को, दोनों जो सोसाइटी में आपके 30% बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं और जो 70% गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जाते हैं, दोनों को सामने रखते हुए पॉलिसीज को पे बात करनी है। और जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो एक बेसिकली आप कह लें एक लग्जरी है। आज के दौर में भी पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने वाले लोगों को ये लग्जरी हासिल नहीं है। जहां हम कहते हैं कि अगर किसी घर में 3 बच्चे हैं और उसके घर में डेस्कटॉप और लैपटॉप नहीं है, बिजली नहीं है या इंटरनेट कनेक्शन नहीं है।
ठीक ठीक है। अच्छा डॉक्टर फैसल महमूद साहब, आप बताइए कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बार बार इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं कि लोग SOPs पे फॉलो करें, हुकूमत जो है वो अपने इक़दाम कर रही है, मुख्तलिफ सोशल सेक्टर्स के जो लोग हैं वो इस पर आगाही दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आवाम जो है, आम लोग जो है वो SOPs पे फॉलो क्यों नहीं कर रहा? बुनियादी क्या सबब है कि वो आज तक कोरोना को वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है? तो ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब अभी आम आदमी ही बेहतर बता पाएगा कि ये क्यों नहीं फॉलो करे। देखिए, ये जो बीमारियां होती हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, जो जरासीम से फैलती हैं, उसमें सब एक बड़ा मसला ये है कि लोग जरासीम देख नहीं सकते। अक्सर उनको लगता नहीं है कि उनको बीमारी लगेगी, और ये हमने अक्सर देखा है हमारे अपने पॉपुलेशन में, पाकिस्तानियों, उनको लगता है कि बस अल्लाह पे छोड़ दिया जाए, देखते हैं क्या होता है। मगर आपको एहतियात तो करना है ना। कोई ये नहीं कहता कि आप आंख बंद करके सड़क क्रॉस पार करें और देखा जाएगा क्या होगा। आप खुद एहतियात करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। मगर आपने सही सवाल पूछा, मुझे नहीं पता कि लोग क्यों नहीं इसको सीरियस लेते हैं। शायद रेलवे पटरी भी लोग आंख बंद करके क्रॉस करते हैं, अल्लाह मालिक है। ठीक है जी बिल्कुल, ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल महमूद साहब, प्रोफेसर इनाम भट्टी साहब, राबिया असफर साहिबा, आप तीनों मौजूद शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन हिते वठूं था नंढी साई खां पूरी प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। प्रोग्राम टाइमलाइन में एक दफ़ो ॿीहर अवां खे भली का। नाज़रीन, सुभाणे पेशावर में PDM जो पावर शो थींदो या न थींदो, अञा ताईं फ़ैसिलो नाहे थी सघियो। अपोज़िशन ऐं हुकूमत पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइमु आहिनि, जबकि अॼु मियां वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान ट्वीट ज़रिए चयो आहे त ही उहा ई PDM हुई जेका कोरोना के रोकण लाइ मुल्क में सख़्त लॉकडाउन चाहे पई, पर अॼु उहा PDM आवाम जी ज़िंदगी सां खेॾे रही आहे। अॼु के प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं त पेशावर में PDM जो जलसो अगरि थियो त उहो मुल्की सियासत सूरत हाल ते कहिड़ा असर छॾींदो, जे न थियो त पोइ हुकूमत लाइ सभ खां वॾा चैलेंजिस कहिड़ा हूंदा। ऐं हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जे नाले वारे तजज़िया निगार ऐं सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद साहब, ऐं हुन सां गॾोगॾु हूंदा मियां ताहिर साहब, कंहिं तारफ़े मोहताज न आहिनि, मुल्की सियासत ॿिन्हिनि जी तमामु गहरी नज़र आहे। सलमान आबिद साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या कल पेशावर में PDM का जलसा होने जा रहा है या कुछ रुकावटें भी खड़ी होंगी? मेरा ख्याल है कि शायद जलसा हो जाएगा, अगरचे हुकूमत ने जलसे की इजाज़त नहीं दी है मुकामी इंतजामिया ने, लेकिन क्योंकि PDM की क़यादत बज़द है तो वो हर सूरत में वहाँ जलसा करेगी, तो कुछ रुकावटों के बावजूद एक बड़ा जलसा PDM जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में करने में कामयाब हो जाएगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये बड़ी जमातें हैं, वहाँ मौलाना फजलुर रहमान का काफ़ी असर है, और उसके साथ साथ जो है पीपल्स पार्टी और PMLN का जो हज़ारा डिवीजन है, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून का। तो मुझे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर जलसा होता है तो जलसा जिस तरह से अपना गुजरांवाला में हुआ, कराची में हुआ, कोयटा में हुआ, एक बड़ा जलसा करने में कामयाब हो जाते हैं। अलबत्ता इस जलसे के नतीजे में बहुत से मुकदमात जो हैं वो PDM के लोगों के खिलाफ दर्ज हो सकते हैं। तो उन्होंने इजाजत के बगैर जो है ना वो जलसा किया है, लेकिन मुझे लगता है कि जलसे को रोकना ताकत के जोर पे शायद हुकूमत के लिए मुमकिन ना हो। अच्छा, लेकिन आज राना सनाउल्लाह साहब तो ये फरमा रहे थे कि हम इजाज़त लेने नहीं बल्कि हुकूमत को बताने आए हैं कि हम जलसा करने जा रहे हैं, और हुकूमत अगर FIR और दीगर मुकदमा दर्ज करती है तो उसे डरने वाले नहीं है। नहीं, वो ठीक है, वो उनका हक है, अगर वो जलसा करना चाहते हैं और वो समझते हैं कि कोरोना कोई मसला नहीं है और उसके बावजूद उनको जलसा करना है तो वो जलसा कर लें। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ आपके प्रोग्रामों में, जलसों से हुकूमतें नहीं जाया करती। जितना बड़ा मर्जी जलसा, तारीख का सबसे बड़ा जलसा भी खैबर पख्तूनख्वा में हो जाए, उसके बाद मुल्तान में हो जाए, उसके बाद लाहौर में भी हो जाए, तो अगर किसी का ख्याल ये कि जलसों से हुकूमत जाती है तो इस खुशफहमी से तो हमें बाहर निकलना चाहिए। अलबत्ता PDM के पास मैंने कहा है कि ये सलाहियत है कि वो बड़े जलसे कर सकती है, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि जलसों से हुकूमत नहीं जाएगी। हुकूमत जाने के लिए पाकिस्तान में एक ही फार्मूला है, और वो फार्मूला ये है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान टकराव हो, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत को अपने लिए एक बड़ा खतरा समझे, तब हमारे यहाँ एक सियासी माहौल बनता है जहाँ इस्टेब्लिशमेंट जो है उस वक्त की अपोजिशन को साथ मिला के हुकूमत को घर भेजा करती है। यही हमारी सियासी तारीख है, और फिलहाल इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई ऐसा टकराव नहीं है जो इस्टेब्लिशमेंट जो अपोजिशन जमातों को कोई बड़ा सियासी रिलीफ दे सके। ठीक है। अच्छा मियां ताहिर साहब, आप कैसे देख रहे हैं, क्या हुकूमत को जलसे से कोई मसला है या जलसों में जो तकरीरें हो रही हैं, जो जिस तरह का नैरेटिव जा रहा है तकरीरों के बाद, उससे कोई मसला है? हुकूमत, मैंने एक दफा पहले भी आपके इस प्रोग्राम में कहा था, हुकूमत को कोई मसला नहीं है, हुकूमत इसमें इररेलेवेंट है, हुकूमत रेलेवेंट ही नहीं है इस सारे इशू में। तो
इसलिए वो तो खैर बकौल मरियम नवाज और बिलावल वो तो अपने जो सिलेक्टर्स हैं उनके बिहाफ पे कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं हुकूमत वाले। हुकूमत को तो कोई पूछ भी नहीं रहा है इसमें, ना हुकूमत की कोई बात हो रही है इस वक्त। तो जो जलसों में बोला जा रहा है ना वो सबसे बड़ा इशू है। अच्छा, तो जो तकरीरें हो रही हैं वो मसला है जी, जो बयानियां है जी, जो नैरेटिव है उसका इशू है, वो है असल में जो तकलीफ दे है। और जहाँ पे उसकी तकलीफ होनी है वो तो वहां तो हो रही है, तो वो हुकूमत तो उनके भी हाथ पे कर रही है ना जो भी कर रही है। और जो कोरोना को बहाना बनाना या जो भी है व्हाट्सएवर, दोनों का अपना अपना एक नुक्ता नजर है, कोरोना के हवाले से भी और जलसों के हवाले से भी जी। तो ये असल में जलसे से क्या होता है, सही कह रहे हैं, जलसों से तो कुछ नहीं होता, लेकिन जलसों में जो कहा जाता है उससे होता है। अच्छा, तो वो चूंकि बड़ा पहली दफा हो रहा है पाकिस्तान में, जिस तरह की बात अब हो रही है, तो वो बड़ी मसला बन रहा है, असल मसला वो। अच्छा, लेकिन ताहिर साहब वो जो आप फरमा रहे हैं कि वहाँ जो कहा जा रहा है उससे मसला हो रहा है, उस पर भी तो अपोजिशन में इख्तिलाफ आते हैं कि कौन तकरीर करेगा, कौन तकरीर नहीं करेगा, कौन तकरीर क्या करेगा। उससे भी अब जो अपोजिशन में स्पेशली जो PDM की जमातें हैं वो भी उस पर एतराज़ कर रही हैं, तो फिर कैसे चलेगा ये मामला? पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि PDM को मैं लफ्ज थोड़ा सा नेगेटिव बोल रहा हूं, लेकिन हकीकत यही है, उन PDM जो है वो हाईजैक्ड है बाय मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज एंड मौलाना फजल रहमान। अच्छा, तो और कोई उसमें उनके साथ हो, उस नैरेटिव में ना हो, इस वक्त वो मैटर ही नहीं करता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो कहा जा रहा है और खुश हो रहे हैं कुछ लोग और हुकूमत समेत के बिलावल और पीपल्स पार्टी का अलहदा है कोई बयानिया, तो वो बिल्कुल गलत है। वो एक इंटरव्यू था जिसको असल में रेफरेंस दिया जा रहा है जो BBC के साथ था जी जी। तो उसमें तो मैं समझता हूँ, मेरा तर्जमा उस इंटरव्यू का ये है कि असल में बिलावल ने उसमें मियां नवाज शरीफ को उकसाया है, और जो जिस तरह से उकसाया है कि आप देखें जी उनके पास तो सबूत होंगे, ये कहा है उन्होंने। सही, तो इसका मतलब उन्होंने उकसाया है कि वो सबूत लेके अब सामने आए, तो मतलब ये कि बयानिया को और मजबूत करने की तरफ उन्होंने धक्का दिया उनको। अच्छा, तो अगर वो फर्ज करें कि मियां नवाज शरीफ सबूत लेके आ जाते हैं सामने, तो फिर बिलावल पीछे हटे हैं या बिलावल ने और आगे लोगों को करने की कोशिश की है, तो ये कहना गलत है। फिर दूसरी बात ये है कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का 1-on-1 टेलीफोनिक राब्ता नहीं था पहले, ये पिछले दिनों हुआ है, और उसमें वो उस इंटरव्यू के बाद हुआ है। और मेरी कंफर्म इतला के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने अपने वालिद साहब को कहा है कि बिल्कुल मियां नवाज शरीफ अगर आपसे बात करना चाहते हैं तो आप उनसे 1-on-1 मुलाकात बात करें और उनकी बात सुने और उनको सेकंड करें, इवन ये भी कहा है। अच्छा, वो कहते हैं उनका साथ दें। अच्छा, तो मतलब उन्होंने अपने बाप को जो सियासी मशवरा दिया है, तो मियां साहब इससे पीपल्स पार्टी को क्या फायदा होगा? अगर पीपल्स पार्टी मियां नवाज शरीफ के नैरेटिव को उकसा रही है, सेकंड कर रही है, तो उससे पीपल्स पार्टी को पॉलिटिकल हवाले से क्या फायदा होगा? सबका फायदा इसी में है इस वक्त जो सूरत हाल है ना। अच्छा, देखें जो कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से और बाकियों की तरफ से कि एक पेज, तो इसमें तो कोई शक नहीं है, एक पेज है। और जब पेज एक होता है तो फिर उस पेज पे जो इस तरीके यही अंदाज होना चाहिए बात करने का, अदरवाइज तो आप लगे रहे सारी उम्र, आप तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे उनका। ठीक है, ठीक है। सलमान आबिद साहब जो जी सलमान आबिद साहब जो मियां ताहिर साहब फरमा रहे हैं कि वहाँ पे जो नैरेटिव जा रहा है उससे हुकूमत को मसला है, अगर हुकूमत को उससे मसला है तो फिर ये बताइए कि जो नैरेटिव नवाज शरीफ का है उसमें फ़ायदा किसको है? देखिए बात यह है कि पहली बात मैं पहले भी आपके प्रोग्रामों में कह चुका हूं कि पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली बिल्कुल डिफरेंट है, और पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में वो स्ट्रेटेजी नहीं अपनाएगी जो नवाज शरीफ साहब ने नैरेटिव बयान किया है। और पीपल्स पार्टी उसका वाज़े ऐलान कर चुकी है कि हम बराह रास्त इदारों के साथ और बराह रास्त इदारों के सरबराहों के नाम लेके देना जो है वो हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा नहीं है। बल्कि बिलावल साहब ने तो एक कदम आगे बढ़ के कहा है कि PDM में ऐसा कोई चीज तय नहीं हुई थी, और उन्होंने एक वजाहत की है कि PDM के अंदर जो कुछ तय हुआ था वो सिर्फ लफ्ज इस्टेब्लिशमेंट की हद तक तय हुआ था, एक बात। दूसरी बात है कि पीपल्स पार्टी स्टेक होल्डर है, उसकी सिंध में सूबाई हुकूमत है, वो क्यों असम्बलियों से इस्तीफा देगी, क्यों वफाकी हुकूमत खत्म करेगी, मुझे बताइए ना। क्योंकि जब वफाकी हुकूमत खत्म होगी तो आपका ख्याल है कि सिंध की सूबाई हुकूमत बच जाएगी? एक बात। अभी जो PDM का इस्लामाबाद में इजलास हुआ है
उसमें आपको पता है मौसम डावर साहब के शमूलियत के ऊपर फजलुर रहमान ने क्या कुछ कहा है, और कहा कि किसकी इजाजत से वो वहां पर बैठते हैं, किसकी इजाजत से वो शामिल हुए हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि तंबीह की है कि आइंदा ये पीडीएम के इजलास में और पीडीएम के जलसों में नजर ना आए। फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने और मरियम नवाज ने पेशकश की कि क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन रिग्ड हुए, इसलिए वहां पर अपोजिशन जमातें असम्बलियों से जो है ना हलफ ना लें। उसके ऊपर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि देखिए पीपल्स पार्टी सियासत पे यकीन रखती है और सियासी प्रोसेस पे यकीन रखती है, हम बिल्कुल जाएंगे, हमारे लोग जो है वहां पे हलफ भी उठाएंगे, हम असेंबली का हिस्सा भी बनेंगे। इसलिए जो मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं, जो अपना मरियम चाहती है या नवाज शरीफ चाहते हैं, वो पीपल्स पार्टी तो कम अज कम नहीं करेगी। एक बात सही। दूसरी बात यह है कि अभी आपको पता है कि PMLN के अंदर भी रिफ्ट है इस बयानिए के ऊपर, खुद शहबाज शरीफ साहब की रिफ्ट है। और ये जो मरियम बार बार जलसों के अंदर इंडिकेट कर रही है ना, और नवाज शरीफ साहब इंडिकेट करते हैं कि हम तो फौज के साथ हैं, फौज से बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम उन दो लोगों के ऊपर बात कर रहे हैं, आर्मी चीफ के बारे में और DG ISI के बारे में। उस नैरेटिव को कोई प्रमोट नहीं करेगा, फजलुर रहमान कर रहे हैं, मरियम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये एक जो PDM का ओवरऑल नैरेटिव नहीं है। मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ कि आपको अवामी नेशनल पार्टी कहीं नजर आ रही है इस पूरे कैंपेन में? आपको पख्तूनख्वा मिली पार्टी के अशरफ साहब सवाई कोयटा के जलसे के सलमान साहब नजर आ रहे हैं? सलमान साहब, वजह यह है, उसकी वजह है कि उस नैरेटिव का बोझ उठाने के लिए फिलहाल PDM बतौर इत्तेहाद तैयार नहीं है। अच्छा सलमान साहब, आप जो फरमा रहे हैं कि जो अपोजिशन की जमातें हैं उसमें वाज़े तौर पे इख्तलाफात हैं, पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं देगी, ताहिर साहब कह रहे हैं कि PDM को जो हाईजेक किया हुआ है नून लीग और फजलुर रहमान साहब, तो हुकूमत में भी तो हमें मसले नज़र आते हैं कि हुकूमत के इत्तेहादी भी तो उससे नाखुश हैं। पंजाब में काफ लीग वाज़े तौर पर नाखुश है, सिंध में फंक्शनल लीग और MQM बिल्कुल वाज़े तौर पर नाखुश है इनसे। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि हुकूमत कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन जैसे मियां ताहिर साहब ने कहा कि मुकाबला जो है वो हुकूमत से तो नहीं हो रहा। तो नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं, फजलुर रहमान साहब कह चुके हैं, मरियम कह चुकी है, हम तो सिलेक्टर्स के साथ मुकाबला कर रहे हैं, हमारा मुकाबला तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। तो जब लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, फिर हुकूमत क्या चीज रह गई? मियां ताहिर साहब की बात से मुझे इत्तेफाक है। तो अब आप एस्टेब्लिशमेंट से लड़ना चाहते हैं, लेकिन उसी एस्टेब्लिशमेंट से दवाई भी लेना चाहते हैं, यानी आप उनके साथ मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, बातचीत भी करना चाहते हैं, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मकामत भी करना चाहते हैं। शर्त आपकी है कि इमरान खान साहब को निकालें। अब आप मुझे बताइए कि एस्टेब्लिशमेंट के पेट में कोई मरोड़ उठी है कि पहले वो इमरान खान को निकाले और इमरान खान को निकाल कर वो इनके साथ PDM के साथ मुज़ाकरात करें? इसकी कोई मंतक हमें समझ आती है? अब आप मुझे बताइए, आप डायलॉग की बात कर रहे हैं, ये कहते हैं कि डायलॉग हो सकता है। अब डायलॉग किससे करेंगे आप मुझे बताइए? आप जनरल बाजवा को तो सूरत हाल का जिम्मेदार समझते हैं, आप DG ISI को तो सूरत हाल का जिम्मेदार समझते हैं, आप चेयरमैन नैब को तो सूरत हाल का जिम्मेदार समझते हैं, आप जुडिशरी के जजेस को कहते हैं कि इनसे जबरदस्ती फैसला लिया गया है, जनरल बाजवा ने हमारे खिलाफ फैसला करवाया नवाज शरीफ के खिलाफ। तो इस तरह इस सूरत हाल में कोई डायलॉग इनिशिएट नहीं हो सकता, ना डायलॉग हो सकता है। डायलॉग के लिए आप देखिए, डायलॉग इनिशिएट होता है हुकूमत की तरफ से। आप ये बात जहन से निकाल दें कि क्या फौज डायलॉग को इनिशिएट करेगी या जुडिशरी डायलॉग को इनिशिएट करेगी। अगर डायलॉग इनिशिएट होगा तो वो हुकूमत को करना पड़ेगा। अब हुकूमत से तो डायलॉग करना नहीं चाहती PDM। वो फजलुर रहमान ने परसों कहा है ना, हम तो हुकूमत के साथ किसी सूरत में भी नहीं बैठेंगे। तो जब आपने हुकूमत के साथ नहीं बैठना, हुकूमत ने उनके साथ डायलॉग नहीं करना, तो ये फौज को और जुडिशरी को क्या मसला है कि वो आपसे आके डायलॉग करे? जो आप उनको बराह रास्त तनकीद कर रहे हैं, उनके इदारों पर, उनके सरबराहों पर तनकीद कर रहे हैं, वो आपसे डायलॉग करेंगे। ये मतलब कुछ समझ आती है बात? ठीक है मियां ताहिर साहब, ये जो नैरेटिव जा रहा है कि एक तरफ तो वाकई PDM ये फरमा रही है कि हमारा मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, सेक्टर्स के साथ है, सिलेक्टर्स के साथ है, इमरान खान तो किसी चीज़ में है ही नहीं कि हम उनसे करें, और दूसरी तरफ ये जो बयान आ रहा है कि हम बातचीत से मसला हल कर सकते हैं, बातचीत के दरवाजे खुले हैं। आप नहीं समझते कि PDM के अंदर भी कुछ मामलात हैं? देखिए जी, सियासत इसी तरह होती है, तमाम ऑप्शंस को ओपन रख के आगे बढ़ा जाता है। ये कभी नहीं होता कि वन साइडेड काम चले, यानी कि एक तरफ आप चल रहे हैं तो उसी पे आप चलते रहें, ये नहीं होता। ये आप इस वक्त PDM ने ओपन किए हुए हैं तमाम अपने। ये भी है कि मुज़ाकरात की बात भी है, लेकिन ये जो पेशावर का जलसा है ये बहुत अहम इस हवाले से है, ये खबर भी आपके लिए कि मरियम नवाज उसमें अपना एहतजाजी यानी कि एजिटेशन का प्लान दे रही हैं। अच्छा। और वो उस एजिटेशन को पहले लाहौर और गिरदोनवा और फिर पूरे पंजाब में और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। अच्छा। और अयूब खान के खिलाफ भी एक तहरीक उठी थी
याद होना चाहिए। इसी तरह मुशर्रफ के खिलाफ भी उठी थी और उसमें जो ये कहा जाता है कि जलसे जुलूसों से हुकूमतें नहीं जाती, बिल्कुल वो मिसालें मौजूद हैं हमारे सामने। और वो तहरीक जो थी वो गली गली में नारे लगे थे, वो भी जर्नैल थे और वो इनसे शायद ज्यादा ताकतवर उस वक्त इसलिए थे कि पूरी दुनिया उनके साथ थी। इस वक्त सूरत हाल पूरी दुनिया की उस तरह से नहीं है, तो वो मिसालें हमें सामने रखनी चाहिए। ये कोई नामुमकिनात में शामिल नहीं है। हाँ, अलबत्ता डायलॉग की बात हो रही है और डायलॉग की बात जो होती है वो एक झांसा भी हो सकता है। ये भी ज़हन में रखें कि वो एक आप झांसा दे सकते हैं, दे रहे होते हैं, एक बार चीज दिखा के कर कुछ और रहे होते हैं। अच्छा, मियां ताहिर साहब, कुछ तज्ज़िया निगारों का ये कहना है कि नवाज शरीफ का जो नैरेटिव है उससे इमरान खान की जो पोजीशन है वो ज़्यादा मजबूत हुई है, उसको जो है ताकत मिली है कि इस्टेब्लिशमेंट के थोड़ा बहुत अगर उससे ऊंच नीच के मामला थे तो अब वो एक पेज पे। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ के नैरेटिव से हुकूमत को फ़ायदा हुआ है? असा जो राब्तो जो वो मुनक़ता थियो। सलमान आबिद साहब, ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि नवाज शरीफ के नैरेटिव से इमरान खान को फ़ायदा हुआ है, क्या वाकई इमरान खान को फ़ायदा हुआ है इससे? तो इमरान खान ही होंगे ना। उसकी वजह यह है कि जो नैरेटिव नवाज शरीफ ने इख्तियार किया है उसकी तो इदारे हमायत नहीं करेंगे। अब आपने देखा कि ये जो 16-22 के करीब जर्नलिस्ट इस्लामाबाद में गए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब की हमायत में पिटीशन लेकर, उनके साथ जो कुछ हुआ है, आपका ख्याल है कि जुडिशरी उनके मौक़िफ़ की हमायत करेगी? लेकिन सलमान साहब वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत का स्पेशली तौर पे अब तक कोई डिलीवर ना करना, कोई बड़े 2.5 सालों में कोई कारकर्दगी ना दिखाना, आप नहीं समझते कि इससे अपोजिशन को फायदा हुआ है कि अपोजिशन उस पर खुल के खेल रही है? आप सियासत के तालिब इल्म हैं, कोई पाकिस्तान की 74-75 साल तारीख में मुझे जरा कोई हुकूमत बता दें जो गवर्नेंस के फेलियर की वजह से हुकूमत गई हो। ठीक है, सवाल यह है कि अगर हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, फेडरल गवर्नमेंट नहीं डिलीवर कर रही, पंजाब हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, तो फिर उसका तरीका कार तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ ना, इंतखाबात है, अगले इंतखाबात में हरा दें इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत के साथ, मसला क्या है? लेकिन जब गवर्नमेंट बात सुने, जब आप कहते हैं कि जी वफाकी हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, पंजाब डिलीवर नहीं कर रहा, तो मेरा आपसे सवाल यह है, आप सिंध में बैठे हुए हैं, सिंध में 13 बरस से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और आप पीपल्स पार्टी की डिलीवरी भी पर डिस्कशन करें ना, तो उसने कितना डिलीवर किया, फिर उसको भी बाहर निकालते हैं, पीपल्स पार्टी पे डिलीवर नहीं कर रही। सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, मियां ताहिर साहब। लेकिन बात यह है कि सलमान साहब के जब भी मार्शल लॉ लगता है तो पहला सवाल यही किया जाता है आवाम से कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, हुकूमत के गवर्नर्स के मामला सही नहीं है, हुकूमत करप्शन में आ गई, इसलिए मुल्क में अब मार्शल लॉ नाफिज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, मियां ताहिर साहब। नाज़रीन, अमा बिनन मौजूद शख्सियात जो तजुर्बो उन्होंने चवणु आहे त ईंदड़ ॾींहनि में मुल्क में एक सियासी एजिटेशन आहे उन में वधीक इज़ाफ़ो थींदो ऐं थी सघे थो त मरियम नवाज़ पेशावर वारे जलसे में एजिटेशन तरफ़ां कॉल करे ऐं पोइ ॾिसंदासीं त मुल्की सियासी सूरत हाल ते उनजा कहिड़ा असर थींदा। हिन वक़्तु प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।